तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि ये क्वेश्चन है सांख्यिकी वाले चैप्टर में, और सांख्यिकी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, बहुलक, माध्य और माध्यक। इन तीनों को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो यहाँ से सही विकल्प है बारंबारता, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यही क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता था कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इन तीनों में से बहुलक, माध्य, माध्यक में से एक विकल्प होता और बाकी 3 विकल्प इससे रिलेटेड नहीं होते। तब तुमको ध्यान रखना है कि या तो बहुलक या माध्य या फिर माध्यक, यही 3 ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप केवल 3 होती हैं, जितनी तुमने पढ़ी है उनमें से केवल 3 ही होती हैं, एक बहुलक, एक माध्य और एक माध्यक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब पूछ रहा है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। तो बताओ परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय और अपरिमेय संख्या पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ज्यादातर अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को बोला जा रहा है जिनका अंडर रूट ना निकल रहा हो, यानी कि जो पूर्ण वर्ग ना हो और वो अंडर रूट के अंदर रखी जाए, स्क्वायर रूट के अंदर रखी जाए, उन्हें अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है पहले पार्ट में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंडर रूट 2, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंडर रूट निकलता नहीं है। ऐसे ही अंडर रूट 3 का भी रूट नहीं निकलता है, लेकिन अंडर रूट 4 का अगर हम रूट निकाले तो स्क्वायर रूट इसका 2 आता है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि अगर परिमेय संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? अब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला निर्देशांक में पढ़ा है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² + y²। अब यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट दिए हैं सिंपली उनकी वैल्यू को पुट करो, स्क्वायर करो। अब -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का स्क्वायर करो, वो 9 ही आएगा। 4 का स्क्वायर यानी 16, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट होता है 5। 5 इकाई, 5 मात्रक, 5 यूनिट, कुछ भी बोला जाए, इसका मतलब है आंसर इज 5 मात्रक। अगला क्वेश्चन है -3, 4 की x अक्ष से दूरी। भैया x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, किसी भी अक्ष से दूरी निकालने के लिए हमेशा याद रखना है कि बिंदु x, y की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी निकालने के लिए हमको y वाला निर्देशांक लिखना है और y अक्ष से दूरी के लिए x वाला निर्देशांक। अगर हम y अक्ष से दूरी लिखेंगे तो यहाँ से x वाला निर्देशांक लिख देंगे। दोनों चीजें समझनी है। अगर x अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y वाला निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी तो x वाला निर्देशांक। अगर यही -3, 4 की x अक्ष से दूरी निकालनी है तो x अक्ष से दूरी के लिए अभी बताया है हमने, x अक्ष से दूरी का मतलब है y वाला निर्देशांक, यानी कि 4 मात्रक आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 1/2, कॉस बी बराबर 0 तो a + b। तो क्या करना है? अगर साइन ए बराबर 1/2 है तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ से अगर कॉस बी बराबर 0 है तो b का मान निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। हमें चाहिए a + b, यानी कि 30 + 90, और 30 और 90 को जोड़ेंगे तो 120। बस आसान सा सवाल है, 120 से ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से कौन सी किसी घटना के होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता क्या क्या हो सकती है उतना याद रख लो, बाकी सब कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता होने के लिए प्रायिकता या तो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, पहली चीज। उसके अलावा दूसरी चीज होगी प्रायिकता के लिए, ये भी ध्यान रखना है कि प्रायिकता एक तो पहले हो गया 0 और 1 के बीच में होगी, एक चीज हो गई। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर कोई प्रायिकता परसेंट में दी है तो 0 और 100% के बीच में होनी चाहिए, 100% से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर भिन्न में दी है, भिन्न यानी कि अंश बटे हर भिन्न में दी है, तो ध्यान रखना है ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए और नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेना है कि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी। जैसे अगर हमने 2/3 प्रायिकता दी है तो ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये प्रायिकता हो सकती है। अगर हमने 10% दिया है तो ये 0 और 100% के बीच में है, इसका मतलब ये हो सकती है। अगर प्रायिकता हमने 0.05 दी है तो ये हो सकती है, लेकिन अगर हमने प्रायिकता -0.05 दी है तो ये नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 0 से छोटी है। ऐसे ही अब देखो, ये प्रायिकता 1 हो सकती है, अभी बताया है। 90% हो सकती है, भी सही है। इसका मतलब है
जो जो सही है उन प्रायिकताओं को, अच्छा यहाँ पे पूछा गया नहीं तो इसको हटाओ, ये विकल्प नहीं, ये भी विकल्प नहीं। 3/2 अभी बताया है कि ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए, 3/2 में ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर की संख्या बड़ी है तो ऑप्शन ये सही है, यानी कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? अब बताओ, स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है, जब भी ऐसा है हमेशा पहली बात तो ये याद रख लेना चाहिए, अगर नहीं याद रह रहा है तब भी मान लो ये कोण थीटा दिया गया है। अगर ये ऊंचाई h है और ये छाया भी, क्योंकि स्तंभ छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है तो ये भी h होगा। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा सिंपली लगाएं, tan थीटा बराबर h/h, तो tan थीटा बराबर 1, यहाँ से थीटा का मान 45 अंश आएगा, ये हो गया सही। इसी में छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी हो सकती थी, तो यहाँ पे h √3 हो जाता, h की जगह पे ये वाला h √3 हो जाता और यहाँ पर h √3 लिख दिया जाता, फिर 1/√3 आता, यानी कि 30 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा वो। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BA बराबर 6√3, तब कोण B का मान कितना होगा? चलो भैया कोण B का मान निकाला जाए। कोण B, देखो कोई एक त्रिभुज दिया है, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा सवाल आए और 3 साइड दिए हो तो पहले तो एक चीज ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक क्या है, क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा कि एक इसमें से कोण 90 अंश का आएगा, तो हमें सबसे पहले नंबर में करना यह है कि इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा के चेक कर लेनी है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पाइथागोरस की प्रमेय सही है, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो उसकी कर्ण हो जाएगी, उसके सामने 90 अंश का कोण हो जाएगा। सबसे पहले नंबर इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर आएगा 144। अब इन दो भुजाओं के स्क्वायर का योग करो, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, ये हो गया 36, और ये हो गया 36 गुणा 3 बराबर 36 प्लस 6 3 18 और 108, इसको जोड़ें अगर तो 144, ये भी 144, ये भी 144, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो AC इसका कर्ण हो गया, अगर AC इसका कर्ण हो गया तो AC के सामने वाला कोण 90 अंश का होगा, AC के सामने का कोण होगा B। कोई भी त्रिभुज में अगर किसी भुजा के सामने का कोण निकालना हो तो उसके शीर्षों को छोड़ दो और तीसरा वाला जो भी बचे उसी को, वही होता है उसका सम्मुख कोण। तो ये हो गया AC, अगर ये A और C है तो ये हो गया B। अब ये वाली 12 है, पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, कर्ण के सामने होता है समकोण, यानी कि B का मान हो गया 90 अंश। बाकी कोई दूसरे कोण पूछते तो क्या करते, मान लो C पूछा होता तो C पूछा होता तो C का वैल्यू निकालने के लिए त्रिकोणमिति का सहारा लेते, ये 6√3 है, ये 6 दी हुई है, तो हमने अगर हमको C का मान निकालना है तो हम tan C लगा दें, tan C बराबर 6√3/6, यानी कि √3। अब √3 होता है 60 का, इसीलिए C का वैल्यू हो गया 60। अगर C का वैल्यू 60 है, B का वैल्यू 90 है, तो A का वैल्यू 30। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके परिमापों का अनुपात। जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, ध्यान रखना है क्षेत्रफलों का इस अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर, उनकी माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर, उनके शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर। मतलब क्षेत्रफल जहाँ है वो किसी न किसी के वर्ग के बराबर ही है। अगर क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है तो बाकी सब उसके अंडर रूट के बराबर यानी वर्गमूल के बराबर होंगे। तो हमें परिमाप पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका अनुपात हो गया √4:9, यानी कि 2:3। ध्यान रखना है क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकलवाया जाता तो स्क्वायर करते हैं, लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और बाकी किसी चीज का अनुपात निकलवाया जा रहा है तो अंडर रूट किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, सवाल है कि यदि x 2x - 1 और 2x + 1 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं तो x का मान कितना होगा? तो भाई समांतर श्रेणी का नियम यह है कि सर्वांतर बराबर होता है, तो सर्वांतर निकाल दो। सर्वांतर का मतलब है दो लगातार पद घटाओ और उनका अंतर बराबर आ जाए, वही होता है सर्वांतर। तो पहले नंबर में घटाया दो लगातार को, 2x - 1 से x को घटाया और इसको बराबर कर दिया 2x + 1 - 2x - 1 से, तो ये हो गया 2x - 1 - x बराबर 2x + 1 - 2x - + 1।
ये कट गया, x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो x बराबर 3। समांतर श्रेणी का मतलब अगर कोई भी श्रेणी के पद समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब है सार्वंतर बराबर होगा, यानी कोई भी दो क्रमागत पदों में बाद वाले पद का उसके पहले वाले पद से अंतर पूरी श्रेणी के लिए बराबर ही आएगा। बस आज के लिए 10 क्वेश्चन हो गए। बस लगे रहना है, पढ़ते रहो, डटे रहो, सफल हो जाओगे।